नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर परिस्थितियां सेम हो चुकी हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी चुनौती दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी, भारतीय जनता पार्टी को यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष में आ गई है, यह सच्चाई है। और विपक्ष की भूमिका ममता बनर्जी तब निभा पाएंगी जब वह नंदीग्राम से चुनाव जीत जाएंगी। नंदीग्राम की सीट खाली हो गई है, वहां से वह फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि अपना सीट ममता बनर्जी हार गई थी, तो वह विधायक नहीं है और सदन के बाहर रहेंगी। तो सदन के बाहर रहेंगी तो सदन में उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी, तो अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। अब ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं और 80 विधायक उनके पास हैं। इस वक्त 29 सांसद हैं। वह क्या गुल खिलाएंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ममता बनर्जी के विधायक पर कम उनके 29 सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, तोड़ फोड़ करने के लिए, यानी कि तोड़कर भाजपा में शामिल करने के लिए। क्योंकि भाजपा को 272 के आंकड़े जुटाने हैं और चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद, क्योंकि कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत सही नहीं चल रही है। 7-8 महीने से दोनों में, मोदी शाह और नायडू में टकराव चल रहा है। लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू पर अब ललन सिंह और संजय झा ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। 85 एमएलए 12 सांसद पर कब्जा है। अब यह कब्जा क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले चुकी है? क्योंकि नीतीश कुमार का अब कोई मतलब है नहीं और नीतीश कुमार के कद को सीएम की कुर्सी से हटा करके छोटा कर दिया गया है। उनके बेटे जो फंड उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना करके बिहार में निपटा दिया गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री वो बने रहे 4-5 साल, उसके बाद जब 30 का चुनाव आएगा तो वह चुनाव जीतेंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन उनका कोई वह वजूद नहीं रहेगा जो नीतीश कुमार अपना क्रेज रखे थे, वह नहीं रहेगा। दूसरी चीज, सम्राट चौधरी के सीएम बनने से नाराज 68 एमएलए अब वह नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, क्योंकि उनके कद को छोटा कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान देकर बहुत बड़ी भूल ही नहीं की है, बल्कि बिहार को पूरी तरह से गुलाम बना दिया है। क्योंकि एसआईआर के तहत जो तकरीबन 65 लाख नाम कटे थे, 34 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। बाकी पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी यही लागू होता है, वहां पर भी यही चीज होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब इस पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है? क्या केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा कि क्या केंद्र सरकार या चुनाव आयोग इन्हें इस देश का नागरिक मानता है या नहीं मानता है? केंद्र सरकार मानती है या नहीं मानती है, फैसला उसे करना है। लेकिन अब ललन सिंह के एक बयान ने नीतीश कुमार के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ललन सिंह ने कहा कि निशांत कुमार मंत्री बने हैं और निशांत कुमार अभी नए हैं, उनको राजनीति हम लोग सिखाएंगे, राजनीति सिखाएंगे और उनका राजनीति में क्रेज बढ़ाएंगे। हम लोग यात्रा करवाएंगे, उनसे लोगों से जनसंपर्क करवाएंगे तो उनका सम्मान बढ़े। यानी कि ललन सिंह करवाएंगे, यानी कि ललन सिंह पार्टी पर पूरी तरह से कब्जे में है। लेकिन एक बात यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या नीतीश कुमार ने अपना संतुलन उनका खत्म हो गया है? पार्टी पर पकड़ खत्म हो गई है? क्या वाकई उनको इतना निपटा दिया है कि पार्टी पर उनका कोई भी शिकंजा नहीं रहा? क्योंकि अभी भी जेडीयू के विधायक जो हैं उन्हीं के भरोसे हैं।
बांका संसदीय क्षेत्र से गिरधारी यादव जो सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग की थी, नहीं तो जेडीयू के किसी व्यक्ति को बना दिया जाए, लेकिन भाजपा का ना बनाया जाए। दिल्ली में हंगामा उन्होंने कर दिया था जिस दिन राज्यसभा सांसद का शपथ लिया था नीतीश ने। लेकिन नीतीश को भाजपा ने किसी लायक नहीं छोड़ा है, अब यह बात सत्य है। और अब जेडीयू के अंदर कई सारे टूट होंगे आने वाले दिनों में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। 85 विधायकों में कितने विधायक उनके पास बचेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जेडीयू के कई टुकड़े होंगे आने वाले दिनों में, और इसके जिम्मेदार ललन सिंह और संजय झा होंगे, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पार्टी पर कब्जा किया भाजपा के साथ मिलकर के। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी कुछ नहीं है। दूसरा, एसआईआर में कटे नाम जिनके, उनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने यह बात कही है कि जिसके नाम कटे हैं उनको सरकारी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वह इस देश के नागरिक नहीं है। अब उन्हें घुसपैठिया मान रही है सरकार या क्या मान रही है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 65 लाख लोग और उनके परिवार अब बहुत ही मुश्किलों में घिरेंगे। इसका आने वाले वक्त में इसका इफेक्ट सीधा नीतीश कुमार के वोट बैंक पर पड़ेगा। तो 30 में नीतीश उस लायक रहेंगे नहीं रहेंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निशांत कुमार की राजनीति शुरू होने के पहले खत्म हो गई। वह नीतीश कुमार के नाम पर अब लौ कुश समीकरण और मुस्लिम आबादी का वोट का वह सपना नहीं देख सकते, और उसके बगैर वह नेता नहीं बन सकते, और उसके बगैर सत्ता में नहीं आ सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर कब्जा कर रखा है, इसके लिए उसे चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए लालायित थी भारतीय जनता पार्टी कि उसे सत्ता आ जाए, और बंगाल में भी यही चीज हुआ। ममता बनर्जी की गलतियों ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी कमबैक कर सकती है, ममता बनर्जी के पास वह हुनर है, और ममता बनर्जी होशो हवास में है, और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की चलती भी है, सेकंड नंबर के नेता है वह ममता बनर्जी के बाद। तो ऐसे में बंगाल में लेकिन ममता बनर्जी अपने वोटरों के साथ खड़ा हो पाएंगी जिस तरह से भाजपा प्रताड़ित कर रही है, यह एक चिंता की विषय है। जो ममता बनर्जी के 80 विधायक और 29 सांसद है, उसे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 80 विधायक और 29 सांसद किधर जाएंगे, और 85 एमएलए और 12 सांसद में कितने बचेंगे नीतीश कुमार के पास? 85 एमएलए और 12 सांसद में कितने बचेंगे नीतीश के पास, और कौन किधर जाएगा, और ममता बनर्जी का कौन किधर जाएगा? उसे संभाल पाएंगे, वोटरों के साथ सड़क पर खड़ा हो पाएंगे? यह चुनौती है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी फंस गए। चंद्रबाबू नायडू नीतीश का हाल देख करके 18 सांसदों का समर्थन वापस ले सकते हैं, या फिर डर जाएंगे, यह एक सवाल है। चंद्रबाबू नायडू मोदी शाह का कम से कम 7-8 महीने से टकराव चल रहा है, और इस बात को लेकर टकराव चल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र में आना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। नीतीश भी यही करना चाह रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि केंद्र में उन्हें सत्ता में जगह मिले, और उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए उनके पार्टी पर कब्जा किया जा रहा है कि अगर दिल्ली में नहीं दिया गया तो वो छटक न जाए, क्योंकि वो उसके लिए जाने जाते हैं। कब पता नहीं क्या मूड करे, क्योंकि इस वक्त खाली है। वो सीएम थे तो थोड़ा उलझे हुए थे, अब खाली है तो अब खाली सोचते ही रहते हैं, तो कब पलट जाए कोई नहीं जानता है। तो इसके लिए उनके पार्टी पे ही कब्जा उन्हीं के लोगों द्वारा करवा दिया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर तो पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकते मोदी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो 2/3 अपने बहुमत से है, भाजपा का कोई वजूद नहीं है आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू के वजह से 8 विधायक उनके जीत के भाजपा के पहली बार आए हैं, नहीं तो भाजपा का कोई मतलब ही नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ा तो भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलेगा, एक भी विधायक नहीं जीत करके आएगा, यानी कि वह भाजपा के नहीं, चंद्रबाबू नायडू के समझ लीजिए। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है। 18 सांसदों का जो सपोर्ट है वह सपोर्ट विड्रा भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि सरकार बदल रही है, इसलिए कि उनको अपना वोट बैंक बचाना है। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं, 3 साल का कार्यकाल उनके हाथ में सौंपना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी उनको केंद्र में जगह नहीं दे रहे, वह केंद्र में आना चाहते हैं। पार्टी का जनाधार भी बनाना चाहते हैं, और वह केंद्र में भागीदारी भी निभाना चाहते हैं।
अच्छे खासे सांसद हैं उनके पास में, 16 उनके हैं, 2 पवन कल्याण के हैं, जहां जाएंगे 18 एक साथ जाएंगे। ऐसे में नीतीश के 12 पर कब्जा कर लिया। और अगर अब चंद्रबाबू नायडू से बात नहीं बनती है, क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू की बातें अलग हैं, उसके ऊपर मोदी का बस नहीं चल पाएगा। अब मोदी जानते हैं आज नहीं तो कल चंद्रबाबू नायडू कन्नी मारेंगे, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही है। तो अगर चंद्रबाबू नायडू हटते तो सरकार गिर जाती, तुरंत मध्यवर्ती चुनाव में जाना पड़ता। लेकिन नीतीश कुमार हैं तो सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उनके पास रहेगा। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू कितने दिन तक टिकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास दुविधा 2-3 तरह का है कि भारतीय जनता पार्टी SIR करा रही है। यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी SIR के तहत भी आंध्र प्रदेश के अंदर तभी सत्ता में आएगी जब इसके पास कुछ वोट बैंक होगा। इसके पास कुछ वोट बैंक है नहीं, और न तो इसके पास नेता है। नेता भी चंद्रबाबू नायडू की वजह से है। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वैसे ही जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव के वक्त CP राधाकृष्ण के वक्त किया था। नायडू से भी समर्थन लिया और जगन मोहन रेड्डी से भी लिया, और यह बात चंद्रबाबू नायडू को लगती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के जनाधार को बढ़ता हुआ देख करके साउथ के अंदर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। लेकिन कब जाएंगे यह देखना है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर गिरी मोदी सरकार, जो चुनाव आयोग है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब संकट पैदा कर दिया है, और मोदी सरकार ने हलफनामा दिया है। राहुल गांधी की बातें सच हुई, चुनाव आयोग ने भी यही बात कहा। चुनाव आयोग ने भी यह कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, सरकार का ही बहुमत होगा, अगर चुनाव आयोग को जीतने में तो कैसे होगा। आप दर्शकों को मैं बताऊंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, सरकार ने अपने हलफनामा में क्या लिखा। सरकार ने हलफनामा दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार ने अपने हलफनामा में लिखा है कि चुनाव समिति में न्यायपालिका से किसी सदस्य जैसे चीफ जस्टिस को शामिल करना संसद का विधायी फैसला तो हो सकता है, लेकिन ये कोई संवैधानिक मजबूरी बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति में न्यायपालिका का होना जरूरी है। आगे केंद्र सरकार कहती है कि यह सोचना पूरी तरह गलत है कि जब न्यायपालिका शामिल नहीं होगी तब तक नियुक्तियां निष्पक्ष नहीं मानी जाएगी। ऐसा कहना हमारे संविधान के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, और आर्टिकल 324 के तहत संसद को मिले अधिकारों को कम आंकने जैसा है। चुनाव आयोग की असली ताकत और निष्पक्षता इस बात पर से तय होती है कि उसे संविधान ने क्या दर्जा दिया है। आगे केंद्र सरकार कहती है अधिनियम के लागू होने से पहले की गई चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर गंभीर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि तब कार्यपालिका के पास नियुक्तियां करने की खास ताकत थी। ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि केवल राष्ट्रपति के अधिकार के तहत नियुक्तियों के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावी हुए हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसका क्या जवाब, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब हर फैसला 2-1 के बहुमत से सरकार के हक में जाने की संभावना है जो कानून बना है, तो फिर विपक्ष के नेता को समिति में शामिल करने का मतलब क्या है। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, तो विपक्ष के नेता की भूमिका महज दिखावटी बनकर के रह जाती है। आगे यह केंद्र सरकार का यह सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया केंद्र सरकार के हलफनामे पर। राहुल गांधी ने क्या कहा, यही बात राहुल गांधी ने कही कि विपक्ष को रबर स्टाम्प समझा है क्या। जब CBI के डायरेक्टर की जांच थी, CGI और मोदी जी मिल गए और उसका कोई डाटा आंकड़ा दिया ही नहीं राहुल गांधी को जांचने परखने का, और राहुल गांधी के किसी बातों को मानते नहीं। तो फिर विपक्ष दिखावा है, आपके पास आपका मंत्री है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो, CGI आपके हाथ में है, जो आप कहोगे CGI मान लेगा, तो डिसेंट नोट दे करके चले आए। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति पारदर्शित होनी चाहिए, कानून कि वह किसी के पक्ष में नहीं है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने लड़ते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और ज्ञानेश कुमार तो वोट ही करोड़ों लोगों की काट दे रहे हैं। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मोदी ने
विदेश दौरे के दौरान विदेश में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गरीबी में अब देश जा रहा है, गरीबी की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। यानी कि जैसे गरीबी से, भूखमरी से लोग किसी तरह ऊपर आए थे, मोदी ने उस हालात में पहुंचा दिया है कि फिर वही गरीबी देखनी पड़ेगी इस देश को। रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ लिख नहीं पाएंगे लोग, उनके पास पैसे नहीं होंगे, इतना महंगाई होगा, और वह बाजार से कुछ खरीद के खा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे। इस हालात में लाने वाले नरेंद्र मोदी, अब जनता का रिएक्शन जो है वह मोदी के लिए शुभ नहीं है। जनता अब इन्हें निपटा देगी आने वाले वक्त में। तो मोदी घंघोर संकट में है। अब देखना यह है कि यह सांसद जो हैं, 30 सांसद, यह किधर जाते हैं, या इनके साथ 30 सांसदों में कितने इनके साथ रहते हैं, 85 एमएलए में कितने इनके साथ रहते हैं। लेकिन बिहार में नीतीश सरकार नहीं गिरा पाएंगे क्योंकि 6 विधायकों की जरूरत है, भाजपा जुगाड़ कर लेगी। केंद्र में अगर नायडू 18 सांसदों का समर्थन वापस लेते हैं या 18 पलट जाते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के 12 अगर रहे तो नहीं बच जाएगी सरकार, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं के साथ है, या युवा जिस तरह सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार को सोशल मीडिया से वीडियो हटाना पड़ रहा है और वीडियो को रोकना पड़ रहा है कि वह वायरल ना हो। ऐसे में कब तक सरकार बचेगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 100% मोदी अब जाने वाले हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। एनडीए गठबंधन तमिलनाडु में 2 पार हो गया, टूट गया, 25 विधायक उसके टूट के अलग हो गए। दूसरी तरफ संग्राम जारी है, सड़क से लेकर सदन तक मोदी फंसे हुए हैं। देश को एक तरह से उन्होंने बेच दिया है और यह समस्या मोदी ने लाया है, यह ईरान और इजराइल के युद्ध से नहीं आया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।